सो हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री अल्ट्रा में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है ना। और यहाँ पे हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है 2D NMR का टॉपिक नोजी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 2D NMR और कोजी के बारे में बताया था। यहाँ पे हम देखेंगे नोजी, न्यूक्लियर ओवरहाउजर एक्सचेंज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम क्यों पड़ा मैं आगे समझाने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये न्यूक्लियर ओवरहाइजर इफेक्ट क्या है ये भी हम समझेंगे। तो समझने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और इसको सावधानी से वॉच करना है और वर्ड को सावधानी से सुनना है। ठीक है, तो नोजी एक प्रकार का 2D NMR टेक्निक है जो कोजी की तरह ही है ना। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह होता है कि यहाँ पे 3 RF पल्स 2 टाइम डिले के साथ में अप्लाई करते हैं। जैसे हमने कोजी में क्या देखा था कि 2 90 डिग्री पल्स को 1 टाइम डिले के साथ में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 रेडियो फ्रीक्वेंसी को एक बार हम यहाँ अप्लाई किए, यहाँ पे T1 टाइम दिए, फिर एक बार अप्लाई किए, यहाँ पे T2 टाइम दिए, फिर एक बार अप्लाई किए, उसके बाद T3 टाइम में हमको क्या मिल जाता है, पीक मिल जाता है। ठीक है, तो T1 और T2 क्या है, दरअसल यहाँ पे मिक्सिंग टाइम है ना, इसको मिक्सिंग टाइम कहा जाता है। अब आगे देखते हैं सैंपल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे कि हम NMR में रखा जाता है सबसे पहले तो, है ना, जो इंस्ट्रूमेंट में ही होता है। इसमें हाइड्रोजन में स्पेस इंटरेक्शन होता है। अब ये स्पेस इंटरेक्शन कैसे होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। अर्थात 2 डिफरेंट केमिकल या मैग्नेटिक बिहेवियर वाले प्रोटॉन अगर 0.2 से 0.4 nm के डिस्टेंस में प्रेजेंट होते हो, तब वो भले ही नेबरिंग ग्रुप ना हो, तब भी उनके मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे को अफेक्ट करने की क्षमता होती है। जैसे यहाँ पे हमने देख रहे हैं हम इस एग्जाम्पल में कि यहाँ नाइट्रोजन से जो लगा हुआ प्रोटॉन है, जिसको रेड कलर से मैंने दिखाया है, उसकी कपलिंग इस कार्बन से नहीं बल्कि उसके अगले वाले कार्बन से जुड़े हुए प्रोटॉन के साथ हो रही है, जो कि स्पिन स्प्लिटिंग या तो जे कपलिंग तो नहीं हो सकता, है ना। जे कपलिंग यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे होता है स्पेस कपलिंग। 3 डायमेंशनल स्पेस में आपस में नज़दीक आ जाते हैं इसके बीच में, इसलिए यहाँ पे इसके मैग्नेटिक फील्ड में कपलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इसको स्पेस कपलिंग कहते हैं। ये यहाँ पे होता है। ठीक है, मेथिल प्रोटॉन का इफेक्ट NH प्रोटॉन पे पड़ता है। ये जो मेथिल प्रोटॉन है इसका इफेक्ट NH प्रोटॉन पे पड़ता है। इस इफेक्ट को ओवरहाउजर ने बताया था, सो उन्हीं के नाम पे इस इफेक्ट को ओवरहाउजर इफेक्ट या न्यूक्लियर ओवरहाउजर इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, यदि प्रोटॉन का डिस्टेंस मान के चलो 0.2 nm से कम हो तो इफेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे पीक जो है और इंटेंस आता है ना, और स्पष्ट पीक आपको मिलेगा। नोजी पीक ज़्यादा इंटेंस लगभग 300 से 5000 डाल्टन मोलिकुलर वेट वाले कंपाउंड का आता है। मतलब उसका रेंज क्या होना चाहिए, 300 से 5000 मोलिकुलर वेट, मतलब बड़े मोलिक्यूल। ठीक है, अगर छोटे मोलिक्यूल में इसको अप्लाई करें तो इसका पीक बहुत ही कमज़ोर वीक आता है। ठीक है, नोजी का पीक क्या होता है, बहुत ही वीक आता है। तो नोजी का जो सिग्नल होगा उसको भी हम देखेंगे। उससे पहले स्पेस इंटरेक्शन जो होता है, चाहो तो तुम इस चीज़ को अगर नहीं समझ में आता है तो इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जितना हमने पहले पढ़ा है बताया है उतना ही यहाँ पे लिख सकते हो। जब 2 प्रोटॉन का स्पेस इंटरेक्शन होता है तो पीक इंटरेक्शन के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन यदि एक प्रोटॉन को डीकपल कर दिया जाए, डीकपल कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मान के चलो मैंने कोई प्रोटॉन लिया, ठीक है। अब सैंपल अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो यहाँ पे एक प्रोटॉन तो नहीं होगा, हजारों होंगे। ठीक है, तो इसमें मान के चलो 70% का स्पिन क्या है, अल्फा, और 30% का स्पिन क्या है, बीटा, मान के चलो। तो मैं इसको इतना इरेडिएट कर दूं, इसको इतना रेडिएशन दे दूं कि ये दोनों का जो रेशियो है वो 50-50% हो जाएगा। ठीक है, मतलब 50% अल्फा 50% बीटा, मतलब 50% क्लॉकवाइज 50% एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 50% विथ द फील्ड 50% अगेंस्ट द फील्ड। ठीक है, इस तरह के प्रोटॉन का इफेक्ट सामने वाले प्रोटॉन में तो पड़ेगा नहीं, है ना। अगर प्रोटॉन डीकपल हो जाए तो सामने वाले प्रोटॉन पे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं,
जैसे हम अगर मान के चलो इसी एग्जाम्पल में इस प्रोटॉन को डिकपल कर दिए, ठीक है, डिकपल कर दिए मतलब ये इसके साथ कपलिंग नहीं कर रहा है, जो पीक मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसी का केवल मिलेगा और इंटेंस पीक मिलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन की वजह से हो सकता था मैग्नेटिक फील्ड को कम कर रहा था तो उसकी इंटेंसिटी हो सकती थी कम, है ना। तो यहाँ इंटेंसिटी जिक्र मत करो, बस ये बोलो कि इसको डिकपल कर दिए तो इसका जो पीक की इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। डीकपल करने के पर इंटरेक्शन इफेक्ट अपोजिट इफेक्ट डालता है, जिससे सामने वाला जो प्रोटॉन है उसका पीक और भी इंटेंस हो जाता है, ठीक है। चाहो तो इसको ऐड कर दो अगर समझ में आया है तो, डीकपल, है ना। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं स्टायरिन का नोजी स्पेक्ट्रम। तो स्टायरिन का नोजी स्पेक्ट्रम मैं आपको पहले दिखाई देता हूँ, है ना। स्टायरिन यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है। बेंजीन रिंग से इधर 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक जगह कार्बन जुड़ा है, उससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, प्लस इधर क्या है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 जुड़ा है, स्टायरिन। ये जो है वो ट्रांस प्रोडक्ट है, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन ट्रांस में है, ये बल्कि बल्कि ग्रुप क्या है, ट्रांस में है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक ट्रांस प्रोडक्ट है, ठीक है, ट्रांस प्रोडक्ट है। ये जो है ट्रांस का है, ये ट्रांस का है, ठीक है। तो ट्रांस आइसोमर का जो पीक लिया जाता है, यहाँ पे देखो हम क्या पीक ले रहे हैं, H1H ही ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो 2D स्पेक्ट्रम हम नोजी का ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, H1 और H1 के बीच में ही कपलिंग का स्टडी कर रहे हैं, जैसे हम कोजी में स्टडी कर रहे थे। यहाँ हेटेरोएटम का स्टडी नहीं कर रहे हैं, हेटेरोएटम स्टडी करेंगे तो हेड कोर बन जाएगा, वो हेड कोर बन जाएगा, ठीक है। तो नोजी में हम क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन कपलिंग का ही स्टडी कर रहे हैं। ये पॉइंट आप जो है इंट्रोडक्शन में डालना, ठीक है, याद से इसको इंट्रोडक्शन में डालना, मैं डालना भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम मिलता है H1 का स्पेक्ट्रम, यहाँ H2 H3 फिर H6 का मिलता है, H5 का मिलता है, फिर H4 का मिलता है। तो ये इधर से स्टार्ट हुआ तो ये भी क्या होगा, इधर से स्टार्ट होगा, H1 H2 H3 H6 H4 H5 H4, ठीक है। तो यहाँ पे H1 और H1 का कपलिंग होगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, डायगोनल पीक आएगा। उसी तरह से H2 H3 H6 H4 H5 सबका क्या आएगा, डायगोनल पीक आएगा। तो डायगोनल पीक तो स्पष्ट है, मैंने कोजी में आपको समझाया है, ठीक है। जहाँ जहाँ क्रॉस पॉइंट होता है वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सेम प्रोटॉन का जहाँ क्रॉस पॉइंट होगा उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल बनाता है ये, तो इसको क्या कहते हैं, डायगोनल पीक। अब आते हैं क्रॉस पीक, जो अपर ट्रेस या लोअर ट्रेस में आता है। तो यहाँ पे जनरली जो पीक देखने को मिला है, हमको स्टडी करनी है मात्र ये वाला हाइड्रोजन H4 और H2 का, ठीक है, और H3 और H4 का। यहाँ भी H4 है, यहाँ भी H4 है, क्योंकि दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, ठीक है, दोनों का एनवायरनमेंट सेम है। और यहाँ पे H5 दोनों है और ये H6 है, नंबरिंग को ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे कपलिंग कहाँ कहाँ होगा, इसके और इसके बीच में होगा, इसके और इसके बीच में होगा। तो हमको दो तरह का पीक मिलेगा, यहाँ पे H2 और H4 के बीच में, H3 और H4 के बीच में, उसी टाइप से H1 और H3 के बीच में, देखो H1 और H3 के बीच में, उसी तरह से H1 और H2 के बीच में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, H1 और H2 के बीच में मिल रहा है। तो हमको 4 पीक यहाँ पे अपर ट्रेस में देखने को मिल जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी भी पीक्स मिलते हैं, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो चारों पीक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। H1 और H2 के बीच में कपलिंग हो रहा है, मतलब H1 और H2 के बीच में कपलिंग हो रहा है, ठीक है। H3 और H1 के बीच में कपलिंग हो रहा है, मतलब ये 3 वाला जो कपलिंग कर रहा है इस डबल बॉन्ड के थ्रू इसमें कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कपलिंग हो रहा है। अब यहाँ पे H2 और H4 के बीच में कपलिंग हो रहा है, ये वाला H2 है और ये वाला H4 है, इसके बीच में भी क्या हो रहा है, कपलिंग हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो H3 और H4 के बीच में, ये H3 है यहाँ पे और H4 ये वाला H4 है। ऐसा नहीं कि यहाँ कपलिंग हो जाए, नहीं, ये वाला H4 है उसके साथ में क्या हो रहा है, कपलिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसका पॉइंट्स हमको यहाँ पे मिलता है। मतलब इससे हमको ये पता चलता है कि जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ट्रांस आइसोमर है। अब इस ट्रांस आइसोमर को और फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका सिस आइसोमर का भी पीक लेते हैं। सिस आइसोमर कैसा होगा, CH3 चला जाएगा ऊपर और ये बल्कि ग्रुप सेम साइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, इनके बीच में कपलिंग मिलेगा, इनके बीच में कपलिंग मिलेगा,
लेकिन CH3 वाला जो हाइड्रोजन है उसका H4 के साथ में कपलिंग नहीं मिल पाता है। 1 का कपलिंग 4 के साथ में नहीं हो पाता है। CH3 ग्रुप यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ गया। यहाँ पे क्या था, इस हाइड्रोजन 1 2 3 4 चौथे हाइड्रोजन से के साथ में कपलिंग कर रहा था। यहाँ पे 1 2 3 4 5वें कार्बन के वाले हाइड्रोजन के साथ में कपलिंग नहीं कर पाता, ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो पीक आ रहा था H2 और H4 के बीच में, H2 और H4 के बीच में कोई कपलिंग नहीं होगा क्योंकि ट्रांस में चला गया। H1 और H4 के बीच में कोई कपलिंग नहीं होगा, H1 और H4 के बीच में कोई कपलिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, H3 और H4 का कपलिंग दिखेगा आपको यहाँ, क्योंकि ये यहीं पे मौजूद है। तो H3 और H4 का कपलिंग यहाँ हमको दिख रहा है। H1 और H3, H1 और H2, H1 और H3, H1 और H3 का कपलिंग हो जाता है। देखो यहाँ से इसकी कपलिंग यहाँ पे हो रही है, क्योंकि ये जो है ना आपका 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर बनेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ कपलिंग कर पा रहा है, उसी टाइप से H2 के साथ तो कपलिंग करना ही करना है। ठीक है, तो इस तरह से, हालांकि ये पिक उतना इंटेंस नहीं आएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये वाला पिक उतना इंटेंस नहीं आएगा। अब ये डायगोनल पिक कौन सा है, क्रॉस पिक कौन सा, ये मैं सब आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सिस प्रोडक्ट, सिस आइसोमर का है। ठीक है, ये तो हो गया आपका डायग्राम जो आपने देखा। अब यहाँ पे टू डिटेक्शन ऑफ सिस आइसोमर ऑफ स्टेरिन, तो फिगर आपने देखा कि सिस आइसोमर को हम कैसे डिटेक्ट कर पा रहे थे, क्रॉस पिक की सहायता से। ठीक है, फिगर से स्पष्ट है कि सिस आइसोमर में 2H का स्पेस इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, 4H के साथ होता है, अतः इसका पीक प्राप्त होता है, जबकि ट्रांस आइसोमर में इसका पीक नहीं प्राप्त होता। देखो सिस वाले में ये पीक मिल रहा था H2 का H4 के साथ में, लेकिन यहाँ पे H2 का H4 के साथ में कोई पीक नहीं मिल रहा है, ये क्या है सिस आइसोमर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ गलत लिखा हूँ क्या, सिस आइसोमर में जो है ये पीक मिल रहा था, यहाँ पे ट्रांस आइसोमर करना पड़ेगा, जैसे फिगर बना अगर था गलत तो उसी टाइप से यहाँ भी हो गया, जबकि सिस आइसोमर में यह पीक अब्सेंट होता है। ठीक है, सिस आइसोमर में यह पीक अब्सेंट होता है। इसी प्रकार हम कोजी नोजी स्पेक्ट्रम की सहायता से हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं, और नोजी टेक्निक की सहायता से जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पहचाना जा सकता है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, उसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये इसका बेनिफिट रहा, और ये ओवरऑल जो है आपका कोजी और नोजी स्पेक्ट्रम हमने कोजी पहले वाले वीडियो में देखा, यहाँ पे हमने नोजी देखा। ठीक है, तो आज ये जो है 2 वीडियो अपलोड हो जाएगा, अपलोड हो गया समझिए, आप देख रहे हैं तो अपलोड हो ही गया है। ठीक है, तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे नया आने वाला वीडियो जो है आपको मिल जाए, क्योंकि न्यू वीडियो डालता हूँ तो तुरंत सर्च में आता नहीं है, काफ़ी दिन लग जाते हैं उसको सर्च में आने पर, इसलिए तुरंत आपको ये नोट्स चाहिए तो फिर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिले और आप जो है तुरंत उसको देख सकें। ठीक है, थैंक यू।